देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर। आज का टॉपिक है मेरा वेव नेचर ऑफ मैटर, और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, इसको डी ब्रोय भी पढ़ते हैं, डी ब्रोय पढ़ते हैं, ठीक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, डी ब्रोय, ठीक है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? तो वह बोले कि लाइट जो है, रेडिएशन जो है, वह पहले हमें पता था कि वेव नेचर का है। वेव नेचर को बताने के लिए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन था। फिर हम जाने कि लाइट जो है वेव नेचर के अलावा पार्टिकल नेचर भी है, और इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, यह सभी बातें यूज हुई। माने बहुत सारी घटनाओं से यह पता चला कि लाइट वेव नेचर है और पार्टिकल जो नेचर भी है। बहुत सारी घटनाओं से यह पता चला। फिर बता दिया गया कि लाइट का डुअल नेचर है, या दोहरा व्यवहार करता है, दोहरा चरित्र है इसका। तो डी ब्रोगली बोले कि नेचर वाज सिमेट्रिकल। नेचर वाज सिमेट्रिकल। दुनिया में दो चीजें हैं, एक मैटर, दूसरा एनर्जी। तो मैटर एनर्जी में बदलता है और एनर्जी मैटर में बदलता है। तो वह बस सिंपल सा सिद्धांत दिए, लाइट जो वेव था वह पार्टिकल प्रॉपर्टी भी शो किया। लाइट जो वेव था वह पार्टिकल प्रॉपर्टी भी शो किया। तो कोई मैटर जो कि पार्टिकल है वह वेव प्रॉपर्टी भी शो करेगा, और इसके लिए वह कोई प्रूफ नहीं दिए, ना ही कोई एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट इसको बोला गया, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ। डी ब्रोय हाइपोथेसिस जो है एक बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं कि नेचर वाज सिमेट्रिकल। नेचर जो बना है वह मैटर और एनर्जी से बना है। मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर में बदलता है। इसलिए जो चीजें, जो वेव अगर पार्टिकल प्रॉपर्टी शो कर सकता है, तो पार्टिकल भी वेव प्रॉपर्टी शो कर सकता है, क्योंकि नेचर वाज सिमेट्रिकल। तो नेचर है सिमेट्री, इसलिए जो लाइट जो वेव था वह पार्टिकल प्रॉपर्टी शो किया। तो जो मैटर जो पार्टिकल है वह भी वेव प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट क्या दिए कि वेव इज एसोसिएटेड, वेव इज एसोसिएटेड टू every moving particle, every moving particles and whose wavelength is given by, whose wavelength is given by lambda is equal to h by p। इसे डी ब्रोगली वेवलेंथ कहेंगे। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट हुआ, और P जो है वह मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हो गया। मतलब कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है उससे वेव जुड़ा है। कोई भी पार्टिकल जो मूव करता है उसके साथ वेव जुड़ा हुआ है, जिसका वेवलेंथ h/p होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। कोई भी पार्टिकल, देखो बात समझोगे, अगर हम लोग बोले कि एनर्जी जो होता है वह hc/λ होता है। एनर्जी को हम mc² भी लिख सकते हैं, hc/λ। c से c कैंसिल हो गया, m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कह दिए, h/λ, तो λ बराबर आ गया h/p। यानी यह वेवलेंथ जो है फोटोन एनर्जी के लिए भी वैलिड हुआ पार्टिकल के साथ साथ। तो यह खैर अलग बात है। बात यहां पे है कि डी ब्रोय हाइपोथेसिस था कि वह बिना कोई प्रूफ के
बिना कोई एक्सपेरिमेंट के एक बात बोलते हैं कि नेचर सिमेट्रिकल होता है, वह मैटर से एनर्जी और एनर्जी से मैटर में बदलता है। तो वह बोले, वह सिर्फ इस स्टेटमेंट को बोले कि लाइट जो वेव था वह पार्टिकल प्रॉपर्टी शो किया, तो कोई मैटर जो कि पार्टिकल है वह वेव प्रॉपर्टी भी शो करेगा। और वह बताए कि जो वेव जो है हर एक मूविंग पार्टिकल, कोई भी मूविंग पार्टिकल, जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, तो अगर हम मूविंग पार्टिकल हैं तो हमसे भी वेव जुड़ा हुआ है, और इस तरह के वेव को मैटर वेव्स कहे गए। दीज वेव्स आर मैटर वेव्स, इस वेव्स को मैटर वेव कहा गया। तो मैटर का भी वेव नेचर होता है। तो अब कहने का मतलब है कि आज तक जो हम वेव देखे हैं, पानी में स्टोन गिरा दो, पानी का ऐसे ऐसे बढ़ता है, साउंड वेव है, लाइट वेव है, हम वेव के बारे में कल्पना करते समय ऐसे ऐसे दिमाग में आ जाता है। तो जब हम चलते हैं तो हमको इस तरह नहीं महसूस होता है। तो इसके लिए कारण क्या है कि जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका वैल्यू होता है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड, अप्रॉक्स वैल्यू होता है यह एच का। मोमेंटम मान लेते हैं, मोमेंटम एक 0.1 kg का बॉल है, 100 मीटर पर सेकंड से फेंक दो, तो वेवलेंथ निकालोगे तो h/mv लिखोगे, वेवलेंथ निकालोगे तो h/p लिखोगे, h/mv लिखोगे। h की जगह 6.63 10⁻34.1 इंटू 100, 10 बचा 6.63 10⁻35 मीटर। तो यह वेवलेंथ इतना छोटा आया कि हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, मतलब सिग्निफिकेंट वेवलेंथ नहीं आया। जो वेवलेंथ हम लोग नाप पाते हैं वह 10⁻³ एंगस्ट्रॉम के रेंज में नाप पाते हैं। तो यह इतना, यानी कि जो भी पार्टिकल है, एक आदमी, एक बॉल, इस तरह का जो पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके पास वेवलेंथ इतना छोटा होता है कि वेव हम देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए वेव है लेकिन इतना छोटा है, मैक्रोस्कोपिक बड़े साइज के बॉडीज के लिए मैटर वेव्स के वेवलेंथ सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। जबकि एलिमेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है उनके वेवलेंथ को हम लोग देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो डी ब्रोगली का यह स्टेटमेंट कि नेचर सिमेट्रिकल है, लाइट जो वेव था पार्टिकल प्रॉपर्टी शो किया, तो मैटर जो कि पार्टिकल है वह वेव प्रॉपर्टी शो करेगा, इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। इस बात को बाद में प्रूव करने के लिए जर्मर डेविसन एक एक्सपेरिमेंट किए हैं। उस एक्सपेरिमेंट से आगे वाला क्लास है। उस एक्सपेरिमेंट में वो बताएं कि इलेक्ट्रॉन जो है वह उसका वेव प्रॉपर्टी होता है, उसके आधार पे उनको भी नोबेल प्राइज दिया गया। तो कहने का मतलब है कि नेचर हैज सिमेट्री, इसलिए जो लाइट जो वेव था वह पार्टिकल प्रॉपर्टी शो किया, तो जो मैटर जो पार्टिकल है वह भी वेव प्रॉपर्टी शो करेगा। एनर्जी जो होता है, देखो यह गुड न्यूज यह है कि जो वेवलेंथ हम लोग मैटर वेव का निकाले वह फोटोन के लिए भी वैलिड है। फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ होता है, और एनर्जी हम आइंस्टाइन इक्वेशन से mc² लिखेंगे, तो इससे इसके थ्रू लेमडा जो आ गया h/p के बराबर आ गया। तो फोटोन का भी वेवलेंथ h/p होता है, और फोटोन को तो हम पार्टिकल ही ट्रीट करते हैं बच्चों, फोटोन वेव थोड़ी है। यानी फोटोन के बारे में डी ब्रोय हाइपोथेसिस क्या था कि फोटोन एक पार्टिकल था जो मूव कर रहा था, तो वेव क्रिएट कर रहा था। फोटोन जो था वह पार्टिकल था जो मूव करने पर वेव क्रिएट कर रहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यह सभी, इसे वीडियो रोक कर आराम से बाबू नोट कर लोगे। तो देखो आज के क्लास में हम तुम्हें अभी तक बताए हैं बिना कोई प्रूफ के कि लाइट जो है वह वेव था लेकिन पार्टिकल प्रॉपर्टी भी शो किया, तो जो पार्टिकल है वह भी वेव प्रॉपर्टी शो करेगा। इसके आधार पर डी ब्रोय पढ़ते हैं, उससे डी ब्रोगली बताए कि नेचर का सिमेट्री है, इसलिए जो मैटर है वह पार्टिकल के साथ वेव प्रॉपर्टी भी दिखाता है। तो हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ वेव जुड़ा होता है और उसका वेवलेंथ लेमडा बराबर h/p होता है, लेमडा बराबर h/p होता है।
जब जो माइक्रोस्कोपिक बड़े साइज के बॉडी के लिए जो हमारा जनरल लाइफ में जो मूविंग बॉडी के लिए हम वेवलेंथ निकाले, तो हम ऐसा देखें कि वेवलेंथ इतना छोटा आने लगा कि वह वेवलेंथ सिग्निफिकेंट ही नहीं था, जबकि इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए जब वेवलेंथ निकाले तो सिग्निफिकेंट आया और उसी को प्रूव भी किया गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ए बॉडी हैज मास m स्पीड भी, बॉडी है, मास m है, स्पीड भी है, तो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर हाफ mv² लिख सकते हो। मोमेंटम बॉडी का p बराबर m इंटू v लिख सकते हो, तो हाफ m v के जगह p² लिख सकते हो, तो p² आ जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी, तो p बराबर आ जाएगा √2m काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, फॉर मूविंग पार्टिकल जिसका काइनेटिक एनर्जी, मूविंग पार्टिकल के लिए जिसका काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, वेवलेंथ जो लेमडा आया वह h/2m काइनेटिक एनर्जी आ गया। बात समझना ध्यान से। इसके बेसिस पर अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, माने कांस्टेंट हो गिवन बॉडी के लिए, h तो कांस्टेंट है ही, तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल √m आ गया। मतलब मास ज्यादा होगा, मास लार्ज होगा तो लेमडा कम होगा। यही बात तो हम लोग जान भी रहे हैं कि बड़े बॉडी के लिए वेवलेंथ का वैल्यू इतना कम होता है कि हम सिग्निफिकेंट नहीं होता है। यानी बहुत छोटे मास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मास के लिए, इलेक्ट्रॉन के मास के लिए ही वेवलेंथ सिग्निफिकेंट होगा और उसके वेव प्रॉपर्टी को हम देख पाएंगे। लेकिन एक्चुअली वेव जुड़ा होता है सबके साथ। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो था 1924 ईस्वी में वह दिए और बताया कि नेचर है सिमेट्री, इसलिए जो चीज पार्टिकल नेचर का शो कर रहा है वह वेव नेचर भी शो करेगा, जिसका वेवलेंथ लेमडा बराबर h/p होगा, ऑल्सो वैलिड फॉर फोटोन। मतलब यह जो वेवलेंथ है फोटोन के लिए भी वैलिड होगा, जो हम लोग पीछे पढ़ा चुके हैं। उसके आधार पर जो वेवलेंथ हम लोग निकाल लिए, तो वेवलेंथ का एक फार्मूला यह आ गया, एक फार्मूला यह आ गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसे नोट कर लोगे। ध्यान दो बच्चों, मेहनत से समझना है हर चीज को, मेहनत करते जाना है, हर चीज को समझते जाना है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए चार्ज ऑफ मास m, चार्ज q ऑफ मास m is accelerated through potential difference v। एक चार्ज q है, मास m है, उसको v वोल्टेज से एक्सेलरेट कर दिया गया है। मान लो एक पॉइंट A है और एक पॉइंट यहां B है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह v है। तो Q जब यहां से यहां पहुंचा, यहां मान लो रेस्ट में है, तो इसके यहां पे कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा उसके पास। अगर किसी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क बाई चार्ज, तो वर्क लिख देंगे W और चार्ज लिख देंगे Q, तो W बराबर आ जाएगा Q इंटू V, और यह वर्क डन ही चार्ज को काइनेटिक एनर्जी देगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क बाई चार्ज, वर्क लिख दिए W, चार्ज लिख दिए Q, तो W बराबर आ गया Q इंटू V, और यह वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो चार्ज का मिला बच्चों हमें, वह Q इंटू V मिला। तो फॉर चार्ज पार्टिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ जो लेमडा है, जो h/2m काइनेटिक एनर्जी का रूट था, उसे h/2m QV का रूट लिख देंगे। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि मास ऑफ चार्ज दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, h प्लैंक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू पता है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोग निकाल लेंगे। तो यह भी डी ब्रोगली वेवलेंथ का ही फार्मूला है,
जब चार्ज पार्टिकल Q जो है वह V वोल्टेज से एक्सेलरेट किया हो। तो यहां पे यह बात याद रखना, कोई भी चार्ज V वोल्टेज से एक्सेलरेट किया गया, V वोल्टेज से उसको हम लोग एक्सेलरेशन दिए तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी Q भी आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी की जगह Q इंटू V आ गया। यहाँ अलग अलग टर्म है, चार्ज बढ़ाने से वेवलेंथ घटता है, मास बढ़ाने से वेवलेंथ घटता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से वेवलेंथ घटता है। यह सभी छोटे छोटे टर्म्स हैं, ध्यान रखना है बच्चों, लिख लोगे इसको। अब आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन का बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन का बात करें तो लेमडा आ गया h/2 MeV। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पुट करेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला आ गया बच्चों, और इसका लेमडा जो है वह हम लोग का आता है यहां पे वैल्यू आता है 12.27 बाई रूट V एंगस्ट्रॉम। यह डायरेक्ट वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना। फॉर इलेक्ट्रॉन यह आया कैसे है, H का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू लिख के कैलकुलेशन करके हम यहां तक पहुंचे हैं। यह डायरेक्ट वैल्यू याद रखना इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन इस तरह देगा कि एक प्रोटॉन है, ध्यान देना, प्रोटॉन है, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा P है, और अल्फा पार्टिकल है, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा अल्फा है, ठीक है। और दोनों जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है। क्वेश्चन इस तरह से देगा कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस V। फाइंड लेमडा प्रोटॉन बाई लेमडा अल्फा। माने प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है। यह सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है और जेई एडवांस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान दो बच्चों, फॉर चार्ज पार्टिकल के लिए लेमडा जो होता है h/2m³ का रूट होता है, ठीक है। यह चार्ज के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। लेमडा P लिखेंगे तो h/2m प्रोटॉन पे E चार्ज इंटू V रूट। अल्फा पार्टिकल के लिखोगे तो h/2, अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है और चार्ज जो होता है 2 गुना होता है। यह बात बाबू समझ रहे होगे तुम कि अल्फा पार्टिकल का मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो होता है वह 2 गुना चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है। इसी को यूज किए हैं। प्रोटॉन पे चार्ज E लिखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो अल्फा पे चार्ज लिखे हैं 2e, प्रोटॉन का मास m लिखे हैं तो इसका 4 गुना लिखे हैं 4m। नाउ हम लोग को लेमडा P बाई लेमडा अल्फा करना है। h/2m EV का रूट, h/2 4m 2e का रूट, h कैंसिल, यह ऊपर चला जाएगा। 8 इंटू 2m EV और नीचे 2m EV कैंसिल हो गया, √8 2√2 1.41 2.82। जो एडवांस में क्वेश्चन आया था यह वाला, वह क्वेश्चन आया था नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, तो इसका नियरेस्ट नजदीक में इंटीजर कौन है 3, तो वही 3 आंसर दे देना था। तो सोचो जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन में दम है, कुछ नहीं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डुअल नेचर पे पूछा जाता है जेई एडवांस मेंस या नीट पर, और बोर्ड में भी। तो इसे बच्चों नोट कर लोगे, ठीक है। डी ब्रॉय नाम के साइंटिस्ट एक बोल्ड हाइपोथेसिस देते हैं, बिना प्रूफ बिना कुछ के एक स्टेटमेंट देते हैं कि नेचर है सिमेट्री। इसके आधार पे लाइट जो वेव है वह पार्टिकल प्रॉपर्टी अगर शो किया तो जो मैटर है जो पार्टिकल है वह वेव प्रॉपर्टी जरूर शो करेगा, क्योंकि नेचर में मैटर और एनर्जी है और दोनों एक दूसरे में सिमेट्री बदलते रहता है। और उसके आधार पर वह एक लाइन बोले कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड एंड वेवलेंथ इज गिवन बाय लेमडा इज इक्वल टू h/p, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है और p मोमेंटम है।
लकीली यह फार्मूला फोटोन के लिए भी वैलिड हो गया और फिर बताया गया फोटोन भी तो पार्टिकल है जो मोशन में आने पर वेव की तरह शो करता है, पार्टिकल वेव की तरह। जब हम इस फार्मूला के आधार पर मैक्रोस्कोपिक लेवल बड़े बॉडीज के लिए वेवलेंथ निकाले तो वह सिग्निफिकेंट नहीं रहा, माने हर एक बॉडी वेव प्रॉपर्टी शो तो करता है लेकिन उसका वेवलेंथ हम लोग इतना छोटा होता है कि हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक छोटा छोटे सब एटम में आ गए, इलेक्ट्रॉन में आ गए, वहां तक देखिए कि उसका वेवलेंथ निकाला जा सकता है। इसी बात को प्रूव किया गया, तो प्रूव किए बाबू जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट जो नेक्स्ट क्लास से तुम लोग का मिलेगा उसमें। और इसके अलावा जे थॉमसन के बेटे ने भी इसे प्रूव किया था। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। डी ब्रोय, जर्मर डेविसन, जे थॉमसन के जो बेटे हैं उन्हें भी इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला था, इसको प्रूव करने के लिए। और बहुत सारा चीज केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, लोकेशन अनसर्टेन, हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यह सभी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर ही आधारित होते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपना अंदर में मूव करते रहते हैं, अंदर में काइनेटिक एनर्जी मूव करते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो होता है, थोड़ा पीछे का केस है बच्चों, F/2 kT होता है, जहां F जो है वह डिग्री ऑफ फ्रीडम है, K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T जो है टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक, तो अगर हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के आधार पर लिखें तो यह फार्मूला होता है वेवलेंथ का। तो हर एक मॉलिक्यूल का जो वेवलेंथ होगा वह F/2 RT का रूट KT का रूट हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। यह सभी चीजें पीछे पढ़ी गई होंगी बाबू, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस के सिस्टम में पढ़ाया गया होगा। मोनो एटॉमिक के लिए, ज्यादातर मोनो एटॉमिक के लिए पूछता है, लेमडा F=3 होता है, लेमडा आ गया H/3 MKT का रूट। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से भी डी ब्रोगली वेवलेंथ घटता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं बच्चों, उसे देखकर तुमको सभी फार्मूला बता दी। वेवलेंथ आगे H/P, फिर वेवलेंथ बताए H/2m काइनेटिक एनर्जी मूविंग पार्टिकल के लिए, या H/mv मोमेंटम को डायरेक्ट भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो H/2m³ भी, चार्ज अगर भी वोल्टेज से एक्सेलरेट हुआ। इलेक्ट्रॉन के लिए अलग फार्मूला ला दिए। और फिर गैस सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स मूव करता है मोनोएटॉमिक, उसका यह आया। तो हर एक अलग कंडीशन में अलग अलग डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला है। तो यह बच्चों ध्यान से समझना, मेहनत करोगे तो जरूर सीख जाओगे। बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में मैटर वेव में क्या क्या बातें थी, कंप्लीट बात हम तुम लोग को बता दिए बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट टॉपिक को लेकर।